नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की इस क्लास में। आज हम लोग डाइस के दूसरे हिस्से को पढ़ने चल रहे हैं। कल हम लोगों ने डाइस में देखा था वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन डाइस के नेचर क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, कैसे उनके विपरीत निकालते हैं, मिनिमम कंडीशन में डाइस को कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, और जब मर्ज फिगर्स आते हैं तो डाइस की आकृतियां कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे हम उनको हल करते हैं। कल हमने सारी कंडीशंस को देखा था और आपने वो क्लास कर ली होगी। आज हम दूसरी तरफ चलते हैं। वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन के बाद जो अगला हिस्सा होता है सबसे महत्वपूर्ण, उसको हम लोग कहते हैं नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से ही कि कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। इस वाले नेचर के साथ एक खास बात है। कल हम लोगों ने जिस पासे को पढ़ा था वो बेसिकली कैलकुलेटिव पोर्शन था। आपने उसकी कैलकुलेशन की, उस कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट को लगाया और आपने देख लिया। नो सरफेस कॉमन बेसिकली जो डाइस होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थ्योरी है। डाइस का एकमात्र ऐसा हिस्सा जो आने वाले सभी डाइसेज के लिए बेस है, लॉजिकल डाइस का बेस है, लेकिन हम इसको थ्योरी के आधार पर अलग करते हैं क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो नो सरफेस कॉमन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी दो विशेषताएं समझ लीजिए। नो सरफेस कॉमन डाइस पर हम सब कुछ नहीं लिख सकते, प्रत्येक कंटेंट को नहीं लिख सकते। जैसे आप वहां पर रंगों के नाम लिख ले रहे थे, दिनों के नाम लिख दे रहे थे, डिजिट से लिख दे रहे थे, अल्फाबेट से लिख दे रहे थे, सब कुछ लिख दे रहे थे। नहीं, नो सरफेस कॉमन डाइस पर केवल हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पर कुछ भी नहीं लिख सकते। 1 से लेकर 6 तक के जो अंक हैं, यही अंक इसकी पहचान का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि यहां पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। इन्हीं अंकों के आधार पर हम इस पासे को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में? एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में? मानक पासा। और दूसरे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं बेटा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ध्यान से समझिएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? साधारण पासा। साधारण पासा। यहां पर प्रश्न एक आकृति के साथ भी पूछा जा सकता है और दो आकृतियों के साथ भी पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा समझिए, आगे काम भी देगी। जैसे जब हमें किसी से कंपेयर करना हो, किसी के साथ समानता असमानता को देखना हो, इक्वलिटी इनइक्वलिटी को देखनी हो, तो हमें हमेशा दो का होना जरूरी है। जैसे अगर हम किसी से अपनी लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो दो लोग होंगे तभी तुलना होगी। जैसे हमने कल कॉमन देखा, तो कॉमन देखने के लिए कम से कम दो आकृतियों का होना जरूरी है, तभी हम कॉमन देख पाएंगे। अगर एक ही आकृति होगी तो कॉमन होगा ही नहीं। दो आकृतियों को कंपेयर करेंगे तो या तो कॉमन होगा या तो अनकॉमन होगा। तो कॉमन देखने के लिए कम से कम दो आकृतियों की जरूरत होती है। तो वन सरफेस कॉमन डाइस और टू सरफेस कॉमन डाइस में मिनिमम कंडीशन यह होती है कि कम से कम दो आकृतियों की जरूरत होती है। नो सरफेस कॉमन डाइस में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो आकृतियों की जरूरत हो। यह सवाल एक ही पासे की आकृति से लग जाता है, या दो आकृतियां हो भी सकती है लेकिन एक ही आकृति से हल हो जाता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमने पासे की एक आकृति पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा। तो जो अंक हमने लिखे हैं वो हमने बेसिकली लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। आप कल समझ चुके हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हमने दो तरीके के पासे लिए। यहां पर हमने पासे की दो आकृतियों को भी लिया और यहां पर हमने पासे की एक ही आकृति को लिया। मतलब एक सवाल को दो तरीके से पूछा गया। पहले हम दो आकृतियों के साथ देखते हैं कि इस सवाल को कैसे रिएक्ट करना है। जैसे देखिए, यहां पर मैंने लिखा 1 4 5, यहां पर मैंने लिखा 2 3 6। अब आप दोनों ही पासों में एक चीज देख रहे हैं कि इन दोनों ही पासों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है ना। जैसे कल जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने देखा था या तो यहां पर एक सतह कॉमन हो जाती थी तो आपने कहा वन सरफेस कॉमन, जब दो सतह कॉमन हो जाती थी तो आपने कहा टू सरफेस कॉमन। लेकिन 1 से लेकर 6 तक के ही अंक लिखे हुए हैं लेकिन कोई सतह कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नो सरफेस कॉमन। तो इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? नो सरफेस कॉमन। अब नो सरफेस कॉमन में कोई पासा कैसे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड होता है, यह भी समझने की बात है। देखो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जो तीनों ही सतह एक आकृति में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनको हम कहते हैं पड़ोसी सतह।
क्या कहते हैं, पड़ोसी सतह। तो दोनों आकृतियों में जो पड़ोसी सतह होती है तो इसका एक ही वो होता है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी आपस में सात नहीं हो सकता। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, किन्हीं भी दो, तीन की बात नहीं कर रहा हूं, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में सात नहीं हो सकता। ये सबसे पहली पहचान है। जैसे 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6। यहां पे देख लीजिए, जो नेचर इसमें होगा वो इसमें होगा। 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9। मतलब दोनों ही आकृतियों में अगर हम अलग अलग देखें, एक आकृति की दो पड़ोसी सतहों का योग एक जैसा नहीं हो सकता। ये अलग आकृति है, एक अलग आकृति है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली पहचान, एक आकृति में समझ लीजिए, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं हो सकता। बहुत छोटी सी बात है, सात नहीं हो सकता। पड़ोसी सतहों को हम एडजेसेंट सरफेस भी कहते हैं, एडजेसेंट सरफेस। ठीक है, तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं हो सकता। सात से कम भी हो सकता है और सात से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। क्या, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है। क्या है, विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, सात होता है। तो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, सात होगा। समझ तो आप रही है। ठीक है, देखो अब जैसे हमने कहा, अगर स्टैंडर्ड डाइस है और पड़ोसी सतहों का योग, जैसे पहले तो नो सरफेस कॉमन है, अब नो सरफेस कॉमन में भी अगर स्टैंडर्ड हो गया तो इसका मतलब है पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं होगा। तो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, सात। तो 4 का विपरीत, तो अब कुछ नहीं करना है, 4 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 3। 1 का विपरीत, तो 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 6। और 5 का विपरीत, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 2। चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हम कहें 3 का विपरीत, तो आप कहेंगे 4, 6 का विपरीत तो आप कहेंगे 1, और 2 का विपरीत तो आप कहेंगे 5। सिंपल सी बात है। दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होगा। अगर नो सरफेस कॉमन डाइस है तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, कि पासे की ये आकृति है तो नो सरफेस कॉमन तो है, लेकिन नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो अगर पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं है तो ये क्या होगी, 100% स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहां पर अंकों के अलावा कुछ लिखा नहीं जा सकता। अब मान लीजिए ये सवाल हमने एक ही आकृति के साथ पूछ लिया, तो मैंने यहां पे लिखा 4, फिर मैंने यहां पे लिखा 5, और फिर मैंने यहां पे लिखा 6। क्लियर। अब एक ही आकृति है तो 100% है, अगर एक आकृति है तो वो नो सरफेस कॉमन ही है, और एक आकृति में गिनती लिखी है, काउंटिंग लिखी है। अब नो सरफेस कॉमन में आप ये देख लीजिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11। क्या कहीं से 7 है, नहीं है। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया स्टैंडर्ड है, तो तुरंत आप कहिए कि इसका विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1, 5 का विपरीत क्या होगा, 2, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो सिंपल सी बात है, नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो उनकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। 7 से कम होगा या तो 7 से ज्यादा, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है। जैसे उसी थ्योरी को इस तरफ लेते हैं। मान लीजिए हमने पासे की दो आकृतियों को बनाया। पासे की दो आकृतियों को बना के हमने यहां पर एक और पासे की आकृति बनाई। ठीक है, एक और आकृति जब हमने यहां पे पासे की बनाई यहां पर, तो आप देखिए कि यहां पर हमने 1 से लेकर 6 तक लिखा, 3 4 5 6। अब यहां पे मैंने लिखा 4 3 2, यहां पे मैंने लिखा 6 1 5। अब जब आपने देखा तो नेचर तो इसका भी वही है कि इन दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो आपने कहा सर है तो ये नो सरफेस कॉमन, लेकिन नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ये हमारे देखने वाली बात होगी। तो हमें गौर से देखना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो गौर से देखिए बेटा, 4 और 3 7, दो पड़ोसी सतहों का योग यहां पे कितना हो गया, आपस में 7 हो गया। तो जो नेचर इसमें होगा वो इसमें होगा। 6 और 1 कितना हो गया, 7। जैसे ही किसी पासे की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है
तो वो डाइस कैसा हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसकी पहचान इससे जस्ट उलट है। यहां पे क्या होगा, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है बताओ, 7 होता है। क्लियर, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात यहां पे समझ लीजिए, अब विपरीत सतहों की बात करें तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में वह सतह विपरीत होती है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे इस आकृति में 1 से लेकर 6 तक की गिनती होनी चाहिए, यहां पर कोई अकेला विपरीत नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई अकेली सतह विपरीत नहीं हो सकती। कोई ऐसा नियम नहीं आपके पास जिसको आप तय कर लें कि कोई अकेली सतह विपरीत होगी, नहीं, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो उस आकृति में आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे 1 से लेकर 6 तक की गिनती में इस आकृति में हमें जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, अगर मैं कहूं 3 का विपरीत तो आप कहेंगे या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 4 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 2 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। सेम चीज अगर हम कहें 1 का विपरीत, तो आप कौन से 3 अंक यहां नहीं दिखा रहे हैं, तो या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। 5 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। 6 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, है ना। वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। सपोज करिए अगर यही सवाल एक आकृति के साथ पूछ लिया जाए, जैसे यहां पे मैंने लिखा, अलग लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा 2, 5, 6, तो आपने देखा कि एक ही आकृति है और एक आकृति में लिखा क्या है, बेसिकली काउंटिंग लिखी है। तो आपने पहले ही समझ लिया कि अगर एक आकृति है तो नो सरफेस कॉमन है। अब नो सरफेस कॉमन में भी स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो आपने कहा 5 और 2 कितना हो गया, 7, नॉन स्टैंडर्ड। तो अब 5 का विपरीत एक आकृति के साथ भी होगा तो कौन से 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। 2 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1। 6 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां पे कोई अकेली सतह किसी की विपरीत नहीं हो सकती। तो इसको आप पूरा एक बार मेरे शब्दों में समझ लीजिए। नो सरफेस कॉमन जो डाइस होता है इसको हम कहते हैं कोई सतह समान नहीं, ठीक है। इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, यहां पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। इन अंकों के आधार पर हम इस पांचे को 2 भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, दूसरे को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं हो सकती, बल्कि वो तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर कई बार हमसे क्या होता है कि हम कई बार सवालों को गलत करते हैं, बहुत बेसिक सवालों को गलत करते हैं। कैसे, जैसे मान लो किसी परीक्षा में हमसे एक प्रश्न सामान्य सा पूछा गया, हमें एक पासा दे दिया गया और इस पासे में हमें लिख दिया गया 4, 3 और 5। फिर हमसे यहां से पूछा गया, 2 तरीके के ऑप्शन बनाए गए कि यहां पे हमें बताना था कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अपोजिट हमें 4 का बताना था। 2 ऑप्शन के सेट में आपको दे रहा हूं, देखिए गलती हम लोग कहां करते हैं। यहां पे मैंने 4 ऑप्शन दिए, A B C D, देखते चलिए। फिर अभी पांचे में बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, थोड़े बेसिक क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल 0 से इसलिए पढ़ा रहा हूं, किसने कभी कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। A B C D यहां पर आप देख लिया, 4 हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 1, दूसरा मैंने लिखा यहां पर 2, यहां पर मैंने लिखा 6 और यहां पर मैंने लिखा निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर जब हम आए तो यहां पे हम लोगों ने लिखा, ए ऑप्शन में हमने लिखा 1, यहां पे लिखा 2 और यहां पे लिखा 6 और नीचे लिखा 1, 2, 6।
अगर हम पहले वाले सेट में जाएं तो आप कंफ्यूज कहां होते हैं। आप ये कहते हैं कि हमें 3 अंक तो दे दिए गए हैं, अब 3 अंक के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम निश्चित तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इनका विपरीत बचे हुए 3 अंकों में से कोई एक होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। इसके बाद आप अपने तथागतित ज्ञान के आधार पर इन तीनों में से किसी एक को टिक कर देते हैं। भाई करेंगे ही, क्योंकि 3 सतह बची है और 3 सतह में कोई ना एक विपरीत सतह होगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इसका उत्तर हमेशा होगा निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वन सरफेस कॉमन है, वन सरफेस कॉमन में भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत कभी कोई अकेली सतह नहीं हो सकती, बल्कि विपरीत वह तीनों ही सतह होंगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? और जब हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, तो 1, 2 और 6 तो नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना भी है और निश्चितता भी है, सर्टेनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। और सर्टेनिटी क्या है? 1, 2, 6 में से कोई ना कोई जरूर होगा। तो हमेशा याद रखिए कि नो सरफेस कॉमन से सवाल आते हैं तो थोड़े से ट्रिकी सवाल आते हैं। हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम पासे के प्रसार पर अभी चलने वाले हैं, तो पासे के प्रसार पर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की जो लैंग्वेज होती है वो काम करती है और उसका सवालों पर प्रभाव होता है, तो वहां पर आपको इसको देखना जरूरी होगा। तो मुझे लग रहा है अभी तक ये चीज सबको समझ में आ चुकी होगी, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन तीनों की पहचान और तीनों के विपरीत को ज्ञात किया। अब कैसे सवाल बेसिक डाइस से बनते हैं एक बार उनको देखते हैं। तो परीक्षा में आए हुए सवालों को एक बार हल करते हैं, फिर पासे के प्रसार की तरफ चलते हैं। तो आपको तुरंत ले चलता हूं उस सीट पर जहां पे परीक्षा में आए हुए सवाल आपके दिए गए हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है आपको कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, तो इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई ये बताइए कि पासे के प्रारूप को दर्शाया गया और एक ही आकृति है, तो एक ही आकृति है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ जाएंगे कि नो सरफेस कॉमन डाइस है। नो सरफेस कॉमन में बस आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8, कहीं से भी 7 नहीं है, मतलब एक ऐसा पासा है, बताइए स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपसे किसका विपरीत पूछा गया है? 1 का। 2 सेकंड में उत्तर करिए, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए? 6, तो आपका उत्तर यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर? चलिए जैसे दूसरे सवाल को देखते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप पहले एक ही आकृति दी गई है तो पहचानिए, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कहीं से भी 7 नहीं है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 5 और 2 7। पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं है तो विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरे सवाल में यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, आपको क्या लिखा है? नीचे पासे के एक प्रारूप में अंक 3 के विपरीत। अब गौर से देखिए, 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 और 3 जैसे ही 7 हुआ, अब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अब आप बताइए, कोई अकेली सतह किसी की विपरीत नहीं हो सकती, बल्कि वो तीनों ही सतह विपरीत होंगी जो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 5 और 6। 1 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो चौथे में देख लीजिए, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो अब गौर से देखिए, 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब जैसे 4 और 3 7 हो गया, तो अकेली सतह विपरीत नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो अब हमारा उत्तर फिर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो गौर से यहां पर देखिए, अब ये 2 आकृतियां हैं, तो अब 2 आकृतियां हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर अब या तो 1 सरफेस कॉमन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है 2 1 3 5 4 1। अब यहां पे भी एक कॉमन है और यहां पे भी एक कॉमन है, तो ये हो गया 1 सरफेस कॉमन। अब 1 सरफेस कॉमन में 1 के विपरीत पूछा गया है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो कॉमन सरफेस होती है उसका विपरीत हिडन सरफेस होती है। 1 से लेकर 6 तक की गिनती में क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कॉमन का विपरीत हमेशा क्या होता है? हिडन। ये सब परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। तो आप बताइए, अगर 1 कॉमन है तो हिडन क्या होगा? 6। जो सतह दोनों में दिखाई देती है उसकी विपरीत हमेशा वो सतह होगी जो दोनों में नहीं दिखाई देती है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था, यदि सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो क्या करेंगे? दोनों डाइस में कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो यहां पे क्या है बताओ? 1 3 2,
और यहां पे क्या होगा, 1 1 5 4 है ना, और 1 के नीचे क्या होगा 6, तो 1 का विपरीत 6 होगा, 6 का 1 होगा, 3 का 5 होगा, 5 का 3 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 2 होगा। लेकिन आपका उत्तर ओरल था 6, क्योंकि ये सीधे सीधे आंसर आपका आ गया था। क्लियर हो गया। चलो छठवें सवाल में देखते हैं। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो बहुत आसान है। 2 के विपरीत फलक पर अगर हमें देखना है यहां पर, तो गौर से देखिए ये क्या है, 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन? तो आपने तुरंत देखा कि 3 है, तो 3 कॉमन, 1 सरफेस कॉमन, तो 3 से घूमिए। तो 3 से जब यहां पे चलेंगे 3 के नीचे तो 3 आएगा, तो 3 से जब यहां पे चलेंगे तो 2 आएगा, और यहां पे चलेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओरल सवाल है। 7वां देख लीजिए, जितना पढ़ाता जाऊंगा 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, अंक 4। अब 3 आकृतियां हैं, तो मैंने आपसे कहा था जब भी 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हो, ऐसी किन्हीं 2 आकृतियों को चुनिए जो 1 सरफेस कॉमन हो, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन आकृतियों से एक ही बार में आपके विपरीत निकल आएंगे। तो लिखा है बेटा यहां पर 4 का विपरीत आपको देखना है, ठीक है। तो अब गौर से देखिए, इस और इस आकृति को देखेंगे तो ये 1 सरफेस कॉमन के नेचर में जाएगी, और दोनों में 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन है, तो फिर 6 क्या है बताओ, हिडन है, क्योंकि कॉमन सरफेस का विपरीत हिडन सरफेस होती है, और 1 से लेकर 6 तक की गिनती में 6 यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इन दोनों से भी लगाते तो भी लगा सकते थे, लेकिन यहां पे एक दिक्कत है। देखो यहां पे 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये 2 सरफेस कॉमन होगा, और 2 सरफेस कॉमन से जरूरी नहीं कि जिसका उत्तर आपसे पूछा गया हो वही निकल जाए। यहां से हम निश्चित कर सकते हैं केवल 5 का विपरीत 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 सरफेस कॉमन से केवल एक ही सतह के विपरीत निश्चित किए जा सकते हैं जो अनकॉमन है, लेकिन 1 सरफेस कॉमन से सभी सतहों के विपरीत एक बार में निश्चित किए जा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा। नीचे कमेंट जरूर करिएगा। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत क्या होगा? बताओ 3 के विपरीत क्या होगा? तो यहां पे तो देखो नहीं निकलेगा। 1 और 3 दोनों में कॉमन है, तो यहां से तो निकलेगा 2 का विपरीत 5। अब हमें 3 का विपरीत निकालना है, तो यहां से निकलेगा ये 3 है और ये 3 है, ये दोनों 1 सरफेस कॉमन नेचर में है, और 1 सरफेस कॉमन नेचर में अगर दोनों हैं, तो आप बताओ 3 अगर कॉमन है तो हिडन क्या है, 6 है, तो बताओ विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी लोग मेरे मनोबल के लिए कि आपको समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही है ना, क्योंकि आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आगे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग अच्छा कर सकें। अब जैसे कलर्स दे दिए गए, तो कलर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है बताओ, देख लो एक बार। कौन सा रंग लाल रंग के विपरीत है? तो लाल रंग के विपरीत अगर हमें देखना है, तो पहले अब हम सारे डाइस को एनालाइज कर लें। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पर नारंगी है, यहां पर नारंगी है, यहां पर बैगनी है, यहां पर बैगनी है, तो 2 सरफेस कॉमन हो गया। तो जामुनी और लाल सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा कि जामुनी का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल, और लाल का विपरीत क्या होगा, जामुनी। आप जब 1 सरफेस कॉमन से भी निकालेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, लेकिन वो अब जब आसानी से हो जा रहा है तो हम इतनी बड़ी प्रोसेस को क्यों फॉलो करें, है ना। चलो फिर देखते हैं 10वां सवाल। एक घन लिखा हो चाहे पासा एक ही बात है ना। यहां पे भी 4 है। आपको बस ये देखना है कि अंक 3 वाली सतह के सामने, गौर से देखो, जब भी आमने सामने की बात हो बेटा, या फिर ऊपर नीचे की बात हो, आमने सामने की बात हो या फिर ऊपर नीचे की बात हो, इसको हम विपरीत कहते हैं। कोई हमारे आमने सामने हो तो भी विपरीत है, और कोई ऊपर नीचे हो तो भी विपरीत है ना। तो क्या लिखा है, 3 के अंक के सामने कौन सा अंक होगा, मतलब 3 के विपरीत क्या होगा। तो बहुत आसान है, 5 और 6 यहां पे क्या है, कॉमन है, तो 2 सरफेस कॉमन हो गई। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3, और 3 का विपरीत क्या होगा, 4, तो 3 के साथ क्या होगा, 4 हो जाएगा। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा कहीं भी, है ना। चलो नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है।
इस पासे में बिंदु 3 के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखो कहीं कहीं क्या होता है कि गिनती दे दी जाती है, काउंटिंग दे दी जाती है, कहीं कहीं बिंदु दे दिए जाते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब पूछा क्या गया है बस ये बता दो, है ना। तो जिसके भी विपरीत पूछा गया हो उसके विपरीत आप निकाल दीजिए। पूछा गया है यहां पर 3 के विपरीत पूछा गया है। तो अब बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 4 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है, ठीक है, 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है। तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा यहां पे, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होंगे वो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक ही घन की 2 स्थितियां दी गई हैं, अदृश्य संख्या कहां है। देखो थोड़ा सा टेक्निकल जब हो जाता है सवाल लैंग्वेज के साथ, अदृश्य संख्या कहां है। तो अदृश्य संख्या का मतलब होता है हिडन सरफेस आपसे पूछ रहा है, हिडन सरफेस कहां है। तो हिडन सरफेस कहां होती है, कॉमन के विपरीत होती है, कॉमन सरफेस के विपरीत होती है ना। बताओ कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो विपरीत को क्या कहते हैं, आमने सामने, आमने सामने कहते हैं ना। तो बताओ अगर हिडन सरफेस कहां होगी, कॉमन के सामने। तो कॉमन क्या है, 2, तो 2 के सामने हिडन होगा 4। तो अदृश्य संख्या 4 किसके सामने है, 2 के सामने, क्योंकि सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, कोई डाउट। हाँ अभी आमने सामने ऊपर नीचे सब क्लियर हो जाएगा। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब एरो की आकृति ऊपर के फलक पर हो, सतह को हम क्या कहते हैं, फलक, तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। तो देखो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे को भी क्या कहते हैं, विपरीत। तो एरो के विपरीत आपको निकालना है। तो दोनों में छोटा स्टार कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन है, तो घूम जाइए। तो यहां पे सबसे लास्ट में बड़ा स्टार आएगा और यहां पे सबसे लास्ट में एरो आएगा, है ना। तो बताओ एरो का विपरीत, इसका विपरीत पूछ रहा है, तो इसका विपरीत सबसे लास्ट में बड़ा स्टार होगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में आकृति त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। अब देखो त्रिभुज का विपरीत हमें दिखाना है, तो आकृतियों में भी कंफ्यूज मत होइए। अब ट्रायंगल कहां कहां पे हमें देख लें एक बार। जैसे ये देखो यहां पर ये दोनों 1 सरफेस कॉमन होंगे बेटा, है ना, ये दोनों। तो यहां पर देखो डिवाइड कॉमन है, तो डिवाइड से घूम जाओ क्लॉकवाइज, तो त्रिभुज लास्ट में आएगा। यहां भी डिवाइड से घूम जाओ तो यहां पे प्लस आ जाएगा। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हो जाएगा ना, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर यहां पर देख लो अगला सवाल 15वां। नीचे की पासे के 4 प्रारूपों को दिया गया है, कोई बात नहीं। तो हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। चलो हरा है, तो बहुत आसानी से निकाल लो। देखो ये यहां पे क्या है, हरा, ठीक है, और यहां पे भी हरा है, और यहां पे क्या है बताओ, नारंगी, और यहां पे भी नारंगी है। तो बेटा यहां से तो निकलने से रहा, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन में हरा आ गया। अब यहां पे कुछ जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है। नारंगी सफेद हरा, नारंगी लाल बैगनी, यहां से निकल जाएगा। देखो हाँ नारंगी से घूम लो, नारंगी सफेद हरा, सबसे लास्ट में हरा है, और यहां पे घूम लो नारंगी से, तो सबसे लास्ट में नारंगी लाल और बैगनी है। देखो यहां पे नारंगी दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा बताओ, 1 सरफेस कॉमन नेचर को दिखाएगा। 1 सरफेस कॉमन नेचर का मतलब ये होता है कि यहां पे नारंगी सफेद हरा है और यहां पे नारंगी लाल बैगनी है। तो यहां पे लास्ट में हरा आया और यहां पे लास्ट में बैगनी आया, तो यहां पे हो गया ये बैगनी, हमारा उत्तर हो गया। यहां पर हम लोगों ने बेसिकली देखा, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक डाइस। तो अगर बेसिक सवाल आएगा तो यहां से निकल जाएगा, जो कि कम मतलब आते तो हैं लेकिन बड़ी परीक्षाओं में कम आते हैं। लेकिन चूंकि आगे हम जिस डाइस को अब शुरू करने चल रहे हैं, जिसको अब रियल डाइस कहते हैं, जो कंपटीशन की वास्तव में डिमांड है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल डाइस। लॉजिकल डाइस आप जब तक पूरा नहीं कर सकते ऐसे, जब तक आपको बेसिक डाइस क्लियर ना हो। तो यहां पर हमने 3 चीजें सीखी, क्या, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। अगर ये पासा है तो वो 3 ही प्रकार का होगा।
पहली बात। उस 3 प्रकार के पासे को हमें कैसे हल करना है, उनके विपरीत कैसे निकालने हैं और कैसे हमें पहचान करनी है, यहां तक हम अभी पहुंच गए। अब हमारा यहां से जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है लॉजिकल डाइस शुरू। क्या होता है? लॉजिकल डाइस, जो आपकी वास्तव में जरूरत है, जो पासे का पार्ट बी है, जिसको हम कहते हैं तार्किक पासा, लॉजिकल डाइस, है ना। लॉजिकल डाइस में मैंने आपसे कहा था कि 4 प्रकार के सवाल होते हैं। पासे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, पासे पर अंकन, रिक्त स्थानों को भरना, और लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द डाइस, रोटेशन ऑफ द डाइस, ओपन डाइस, बेंड डाइस, खुला पासा, बंद पासा। मस्त सवाल बनते हैं, बेहतरीन सवाल बनते हैं। इस पासे को समझने से पहले आपको सबसे पहले सतहों के खेल को समझना जरूरी है। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पासा पासा है तो या तो वो 1 सरफेस कॉमन हो सकता है, या तो वो 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, या तो वो नो सरफेस कॉमन हो सकता है। अगर कोई आकृति इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आप मान लीजिए फिर वो आकृति किसी भी कीमत पर डाइस नहीं हो सकती। और कई बार ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछे गए हैं कि उनका नेचर तो डाइस की तरह था लेकिन वो डाइस थे नहीं, है ना। जैसे कैसे मैं कह रहा हूं कि 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन होना चाहिए, 1 मिनट में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, सारे सवालों से परिचित होते चलो, ठीक है। जैसे देखो, अभी बहुत सारे जबरदस्त सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, है ना। 2 शीटें और बन रही हैं, वहां पे आपको और मजा आ जाएगा देखे उन 2 शीटों में। तो पहले मैं यहां पर आपको जिस सवाल को दिखाना चाह रहा था, देखो जैसे ये सवाल है तीसरा। अब जैसे आपके सामने सवाल आ गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, वीडियो वाले बच्चे ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि आजकल कट कॉपी पेस्ट जरूर चल रहा है, पेट वाले भी ध्यान देंगे। निम्नलिखित पासे की पूर्ति रिक्त स्थानों में जहां पर प्रश्न चिन्ह है उनमें अक्षर भरकर कीजिए, कर देंगे। अब आपने कहा ये पासे में तो लिखा है, तो हमने तो जो पासा पढ़ा है उसका मतलब है या तो पासा 1 सरफेस कॉमन होगा, या तो 2 सरफेस कॉमन होगा, या तो नो सरफेस कॉमन होगा। नो सरफेस कॉमन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पर केवल अंक लिखे जा सकते हैं। 1 सरफेस कॉमन ये है नहीं, क्योंकि कहीं से कोई सतह कॉमन नहीं है, और 2 सरफेस कॉमन भी ये नहीं है। अगर कोई आकृति भले पासे की तरह हो लेकिन ना तो वो 1 सरफेस कॉमन हो, ना तो वो 2 सरफेस कॉमन हो, ना तो वो नो सरफेस कॉमन हो, तुरंत आप पासे के कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिएगा। आप समझ लीजिए ये सवाल पासे की तरह कभी जीवन में हल नहीं होगा। बेसिकली दिस इज द पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग अप्लाई इन डायरेक्शन टेस्ट। ये यहां पर कंफ्यूज करने की बात है, और 2 वर्षों में ऐसे सवाल 3-4 परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं, है ना। ये पासा है ही नहीं, पासे में रख के आपसे को कंफ्यूज किया गया है। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए हम इस कॉर्नर को देखें सर के, तो टी के बाद यू छूटा है वी आया, और वी के बाद डब्ल्यू छूटा है एक्स आया। फिर हम इस कॉर्नर को पकड़े तो पहले डाइस में 1-1 छूटा है, दूसरे डाइस में एम के बाद एन छूटा है, ओ छूटा है, पी आया, पी के बाद फिर क्यू छूटा है और आर छूटा है तो एस आया। फिर तीसरे में हमने फिर इसको देखा तो तीसरे में 3 छूटा है, क्या? ए के बाद बी छूटा है, सी छूटा है, डी छूटा है, ई आया, और ई के बाद एफ छूटा है, जी छूटा है, एच छूटा है, आई आया। यहां पर अब हमें 4 छोड़ना है, तो हम यहां पर क्या भरेंगे? 4 छोड़ने के बाद हमारा जे आ जाए तो ई भरेंगे, ई के बाद एफ छूटा, जी छूटा, एच छूटा, आई छूटा तो जे आया, और के छूटा, एल छूटा, एम छूटा, एन छूटा तो ओ आया। तो यहां पर हमारा हो जाएगा उत्तर ई और ओ। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो पासे की तरह नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट पासे की तरह करते हैं, वो नेचर पासे की तरह दिखाते हैं। तो ऐसे सवालों को हम पासा नहीं कहते। एक पासे को अगर पासा होना है, जैसे मनुष्य को अगर मनुष्य होना है तो मनुष्य होने की कुछ मानक और शर्तें हैं, ऐसे पासे को अगर पासे की तरह दिखना है तो फिर क्या होगा? उसको 1 सरफेस कॉमन या 2 सरफेस कॉमन या नो सरफेस कॉमन होने की योग्यता को धारण करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लॉजिकल डाइस को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो पासा होता है, पासे की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पासे की आकृति बेसिकली ऐसी होती है, और ऐसी आकृति में हम लोगों ने यह भी देखा था कि इस पासे की 6 बराबर सतह होती हैं।
इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, इसकी 6 बराबर सतह होती है। हम इन सतहों में से किसी एक सतह की बात करें, क्लियर है? तो हम किसी एक सतह की बात कर लें 6 सतहों में, तो प्रत्येक सतह की, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ये जानकारियां बहुत जरूरी है। प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती हैं, 4 पड़ोसी सतह होती हैं। इनको हम पड़ोसी सतह भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एडजेसेंट सरफेस। इनको हम कहते हैं मित्र सतह, इन्हीं को हम कहते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, है ना? पड़ोसी सतह, मित्र सतह, एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, ठीक है। दूसरी जो सतह होती है उसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे की विपरीत सतह। क्या कहते हैं? एक दूसरे की विपरीत सतह। तो प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी होती हैं। विपरीत सतह को ही हम कहते हैं आमने सामने की सतह, इसी को हम कहते हैं ऊपर नीचे की सतह, इसी को हम लोग कहते हैं सम्मुख सतह, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिमुख सतह, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं अपोजिट सरफेस। एक दूसरे के आमने सामने भी अगर कोई सतह है, इसका हम सही उत्तर कर सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने भी अगर कोई सतह है तो वो सतह भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बताइए? विपरीत सतह हो जाएगी, ठीक है। तो जो सवाल आपके आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, है ना? पड़ोसी सतह, अब इसको जैसे हम एक नाम से और जाते हैं, इनको हम कहते हैं संलग्न सतह। एक दूसरे के संलग्न है। तो अब पड़ोसी तो कम लिखा आता है, इन टर्मिनोलॉजीज का यूज ज्यादा होता है। विपरीत कम लिखा आता है, आमने सामने, ऊपर नीचे और प्रतिमुख लिखा हुआ ज्यादा आता है। तो एक सतह के कई नाम हो सकते हैं। अब गौर से यहां पे ध्यान रखिए, टोटल सतह कितनी होती है? 6। तो 4 एक की हम बात कर रहे हैं, 5 और एक की हो गई 6। एक हमेशा आप चीज यहां पर रखिए, यहां पर दिक्कत है, जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। मान लीजिए एक पासे की 6 सतह है, ए बी सी डी ई और एफ। यदि इन 6 सतहों में से हम किसी एक सतह की बात करें, सपोज करिए हम ए की बात कर रहे हैं, 6 सतहों में हम ए की बात कर रहे हैं और हमने कह दिया कि ए का विपरीत सी है, तो हम अब समझ लीजिए इस विपरीत के अलावा जितने बच्चे होंगे वो पड़ोसी होंगे। अब कौन कौन बचा है? तो आप कहेंगे सर बी बचा है, डी बचा है, ई बचा है और एफ बचा है। बी बचा है, डी बचा है, ई बचा है और एफ बचा है। विपरीत क्या है बताइए? विपरीत क्या हो गया बताइए? सी। तो अब बी डी ई एफ 4 ही बचे हुए हैं, क्लियर? तो अगर ये 4 बचे हुए हैं तो अब ये 4 क्या हो गया? आपके पड़ोसी हो गए और एक क्या हो गया? विपरीत। अब इन 4 में से कोई भी यहां नहीं आ सकता और ये सी कभी भी यहां नहीं आ सकता। तो प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती हैं और एक विपरीत सतह। पड़ोसी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सब समझ लीजिए वहां चलने से पहले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैं पूरी आकृति को ओपन करके आपको समझाऊंगा। और विपरीत जो होते हैं ये कभी एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा अलग अलग होते हैं। विपरीत हमेशा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम कहीं रहते हैं किसी मोहल्ले में और हमारा पड़ोसी है और हमारे विपरीत है, इसका मतलब क्या हो गया कि विपरीत जो है वो, देखिए हमारा जो पड़ोसी होता है वो हमारा सबसे बड़ा विपरीत होता है, आपने देखा होगा, है ना? क्योंकि पड़ोसी को अपने से ज्यादा चिंता किसकी होती है? आपकी होती है कि आपके यहां क्या हो रहा है। तो वो हमारे तथाकथित पड़ोसी होते हैं, है ना? इस जीवन में किसी को अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए और अच्छा पड़ोसी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे धनवान आदमी है। ना तो अच्छा मित्र मिलता है, ना तो अच्छा गुरु मिलता है, ना तो अच्छा पड़ोसी। और अगर तीनों है किसी के पास सौभाग्य से, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। क्योंकि अगर पड़ोसी अच्छा नहीं होगा आपको जीवन भर परेशान करेगा, है ना? वो जीवन भर ये सोचता रहेगा कि इसके घर में खुशी क्यों है,
क्योंकि नेचर बड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यहां से प्रक्रिया जो शुरू होती है वो होती है पासे के प्रसार की। तो पासे का प्रसार एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरी 1 से सवा घंटे की एक क्लास चाहिए। तो इस टॉपिक को अब तीसरी क्लास में देखते हैं। 5 क्लासेज में हम लोग डाइस को आराम से खत्म कर लेंगे, है ना। अब तीसरी जो क्लास होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, फिर कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।